हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह परमार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 14 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पे, जहां आज हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गंवाए बिना स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स में तीन टाइप के न्यूक्लियो रिएक्शन देते। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा है रिएक्शन विथ मेथड्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते क्या? द रिएक्शंस इन विच न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एक्सिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक न्यूक्लियोफाइल किसी ऑलरेडी एक्जिस्टिंग न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड पे अटैक करके और उसे सब्स्टिट्यूट कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा, जिस पे हम सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वहाँ पे होगा जो कार्बन प्रोवाइडर होता है। यानी हेलो एल्केन यहाँ पे सबस्ट्रेट का काम करेंगे और हेलोजन यहाँ पे लिविंग ग्रुप का काम करते हैं। यानी किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होगा और एक लिविंग ग्रुप होगा और एक न्यूक्लियोफाइल होगा। या न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, सबस्ट्रेट जिस पे अटैक होगा, और लिविंग ग्रुप जो लीव करेगा, यानी वो रिप्लेस होगा। अब यहाँ बात करते हैं, देखिए जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एक्चुअली वो इनिशिएट किए जाते हैं बाई न्यूक्लियोफाइल। इसके कारण इन रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलो एल्काइल हैलाइड्स के। पहला है, जैसे एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कभी हम NaOH या किसी भी एल्काइल हैलाइड के OH से करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कोहल बनता है। वहीं कभी वाटर से रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड का तो भी एल्कोहल। अब NaOR सोडियम इथोक्साइड या फिर कोई सा भी एक मिथाइल एल्काइल ऑक्साइड यानी एल्कोक्साइड का, सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन करवाया एल्काइल हैलाइड से तो ईथर बना। वहीं सोडियम आयोडाइड से करवाया तो एल्काइल आयोडेट बन गया। यही बात कभी अमोनिया से करवाते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है। वहीं प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो सेकेंडरी अमीन बनता है, और सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो टर्चरी अमीन करता है। वहीं हम बात कर लेते हैं जैसे कैसियन की, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्राइल बनता है, और वहीं सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं तो यहीं पे बात आ जाती है आइसोनाइट्राइल फॉर्मेशन की। अब KNO2 सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्राइड की बात करते हैं, नाइट्राइड की बात करते हैं, पोटेशियम नाइट्राइड से एल्काइल नाइट्राइड बनेगा। वहीं हम यही बात करते हैं AgNO2 की, तो वहाँ पे रिएक्शन करता है नाइट्रो एल्केन फॉर्मेशन। एंड वहीं अब हम सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड का तो वहाँ पे ईस्टर बनता है। LiLH4 से करवाते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनता है। और किसी भी एल्काइल से, जैसे किसी मेटल से जुड़ा एल्काइल, यानी यहाँ पे RMgX की बात करते हैं, कुछ भी ऐसे, तो वहाँ पर हम एल्केन फॉर्मेशन देखते हैं। अब यही बात आ जाती है, देखिए साइनाइड और नाइट्राइड ऐसे ग्रुप है जिनमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं। यानी वहाँ पर जैसे साइनाइड में कार्बन भी एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है और नाइट्रोजन भी। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स को हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। अब यही बात आ जाती है, क्वेश्चन आता है हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज ए मेन प्रोडक्ट व्हाइल AgCN फॉर्म्स आयोसाइनाइड, व्हाई? इसका कारण होता है, देखिए KCN क्या होता है, एक्चुअली एक आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही डोनर की तरह काम कर सकते हैं, बट जब कार्बन कार्बन बॉन्ड जो फॉर्म करता है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेटली ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके कारण कार्बन साइनाइड को ना प्रिपरेशन देते हुए यहाँ पे हम एक्चुअली कार्बन कार्बन बॉन्ड को प्रिपरेशन देते हैं और यहाँ से साइनाइड फॉर्मेशन होता है। वहीं जो AgCN होता है, AgCN वो कोवलेंट नेचर का होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन फ्री होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। इसके कारण यहाँ आइसोसाइनाइड का मेन प्रोडक्ट बनता है। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो सर देखिए, यहाँ पे दो तरीके से मैकेनिज्म आते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर यानी SN2 रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, और दूसरा आता है SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। देखिए, द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मिथेनॉल एंड क्लोराइड आयन फॉलोज ए सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी यहाँ बात कर लीजिए, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए मिथाइल क्लोराइड और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन, यानी ये भी कोई से भी हाइड्रोक्साइल किसी भी एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, या न्यूक्लियोफाइल की तरह हाइड्रोक्सिल आयन काम करेगा, और ये यहाँ से क्लोरीन को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा और मिथेनॉल बन गया। अब देखिए, जैसे जैसे हाइड्रोक्साइल क्लोरीन यहाँ पे
जो भी सबस्ट्रेट है यानी मिथाइल क्लोराइड किस पे अटैक कर रहा है, तो देखिए जो भी अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, जो भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसका भी इन्वर्सन हो रहा है, उसका भी चेंज हो रहा है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी SN2 रिएक्शंस में इन्वर्सन देखा जाता है। ये कैसे होगा ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन कार्बन और ऑक्साइड में, ये क्या होता है कि यहाँ पे दो प्रोसेस होती है एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप, यानी जो भी SN2 रिएक्शन होता है सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, तो यानी यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, बट यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। अब बात आ जाती है, देखिए एज द रिएक्शन प्रोसेस द बॉन्ड बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन स्टार्ट फॉर्मिंग, यानी जो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन होता है उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा और वो सबस्ट्रेट यानी कार्बन पे अटैक करेगा। और यही बात कभी कार्बन और लिविंग ग्रुप, यहाँ पे बात कर लीजिए, जैसे मिथाइल क्लोराइड में लिविंग ग्रुप कौन आता है, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन का जो बॉन्ड होता है कार्बन से, कार्बन और क्लोराइड आयन यानी जो लिविंग ग्रुप है और कार्बन का जो बॉन्ड है वो वीक होने लगता है। एंड एज ये जब तक ये होता है तो जो 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मैंने बताया था जो भी सबस्ट्रेट के 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो भी मूव करने लग जाते हैं अवे अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाएंगे। अब देखिए जो भी ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट में जो भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं, एंड द अटैकिंग एंड लिविंग न्यूक्लियोफाइल आर पार्शली अटैच्ड टू द कार्बन, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्लेन में और जो भी अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है और जो भी लिविंग ग्रुप है वो पार्शली अटैच होते हैं कार्बन से। अब जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है फिर भी जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियस पास आता जाता है, न्यूक्लियोफाइल पास आता जाता है कार्बन के, वैसे वैसे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो मूव करने लगते हैं, मूव जाते हैं। उसी के कारण जो भी कन्फिग्रेशन है वो उल्टा हो जाता है, इन्वर्शन हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन कहते हैं। इन द ट्रांजिशन स्टेट जो भी स्ट्रक्चर बनता है ट्रांजिशन स्टेट का उसे आइसोलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि अनस्टेबल है। अब यही बात करते हैं, देखिए कन्फिग्रेशन मिरर इमेज क्या होता है। अब यहाँ से बात कर लीजिए, देखिए सिंपल एल्काइल हैलाइड्स या मिथाइल हैलाइड जो भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो रैपिडली SN2 रिएक्शन देखते हैं, वहीं जो टर्चरी हैलाइड्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि जो भी बल्कि ग्रुप अटैच होता है जो भी टर्चरी हैलाइड से, जो भी बल्कि एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है वो जो भी अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, उसके लिए रुकावट प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे हम रिएक्टिविटी फॉलो करते हैं SN2 रिएक्शन में, तो सबसे पहले प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, वहीं उसके बाद सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी हैलाइड, फिर आता है टर्चरी हैलाइड। अब बात आ जाती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर यानी SN1 रिएक्शन की। तो SN1 रिएक्शन जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होता है, लाइक वाटर, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। अब ये जो फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, यानी जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्चुअली किसी एक रिएक्टेंट पे, जो भी रिएक्टेंट होता है ओनली रिएक्टेंट किसी एक रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ ऑर्डर, जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब जो भी ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए जो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा 2 स्टेप में होगा। पहली बार में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, दूसरी बार में सब्स्टिट्यूशन होगा। अब आ जाते हैं, देखिए स्टेप 1 में क्या होता है कि स्लो स्टेप होती है, यानी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन स्टेप स्लो होती है, या RDS होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है कार्बन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। देखिए यहाँ पे कार्बन और जो भी हैलाइड आयन है उसकी ब्रेकिंग होती है। अब जो भी कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड उस पर देखिए जो भी रेट ऑफ रिएक्शन हो कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, ना कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। यानी यहाँ पे किसी भी रिएजेंट पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ एल्काइल हैलाइड जो कि एक रिएक्टेंट है मात्र उस पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, उसके ही कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ केटाइन होगा उतना ज़्यादा ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल होगा और उतना ही फास्टर रिएक्शन होगा। यानी जो भी टर्चरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा हाई रेट पे देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टर्चरी कार्बन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन। अब ये डायग्राम हम देख लीजिए, टर्चरी लेफ्ट टू राइट जाने पे SN1 रिएक्शन बढ़ेगा और राइट टू लेफ्ट आने पे SN1 रिएक्शन, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे SN2 और राइट टू लेफ्ट जाने पे SN1। अब जो भी एलाइलिक और बेंजाइनिक हैलाइड्स होते हैं वो भी हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं SN1 के लिए।
क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्बोकेटायन होता है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है, और जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज़्यादा SN1 रिएक्शन। यानी यहाँ पे जैसे देखिए जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, एल्काइल जो भी एल्काइल आयोडाइड है उसका सबसे ज़्यादा होगा और एल्काइल फ्लोराइड का सबसे कम होगा। ये अब यही बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। अब मैंने बता दिया आपको SN1 और SN2 कैसे होता है। अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आता है कि सेकंड जो एग्जांपल आता है, यहाँ पे कुछ दिया गया है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया है, तो सबसे पहला जो भी CH3 होल ट्वाइस CH2Br ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, यहाँ पे ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे, ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? कारण क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसके कारण यहाँ पे देखिए जो भी टर्चरी प्रोपर्टी होता है, टर्चरी देखिए जो भी यहाँ पे, और एक और स्टेब हो गया, देखिए एक और जो टर्चरी ब्रोमाइड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा रिएक्शन फ्लो रेट ऑफ रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है। वहीं SN2 रिएक्शन में यही ऑर्डर उल्टा हो जाता है। तो सॉल्यूशन 1 में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, पहला SN1 रिएक्शन क्यों ज़्यादा है या SN2 क्यों है। अब वही बात करते, देखिए सेकंड जो ऑर्डर आता है इसमें भी SN1 और SN2 के ऑर्डर के हिसाब से देखिए पहला है SN1 के हिसाब से C6H5CH3 C6H5Br, और वहीं वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू C6H5CH3Br। यानी यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा फिनाइल ग्रुप तो ज़्यादा रेजोनेंस, इसके कारण ज़्यादा SN1 रिएक्शन, ज़्यादा रिएक्टिव SN1 रिएक्शन में। और वहीं जो भी फिनाइल ग्रुप, वहीं जब हम SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे फिनाइल ग्रुप, जितने ज़्यादा फिनाइल ग्रुप उतना ज़्यादा बल्कि, यानी उतना रेट ऑफ SN2 रिएक्शन कम। अब यहाँ से मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ, यहाँ पे क्यों ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये SN1 और SN2 रिएक्शन अलग अलग दे रखे। अब यही बात कर लेते हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए जब भी हम स्टीरियो केमिकल प्रिंसिपल पढ़ते हैं उससे पहले हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरेलिटी, रिटेंशन, इन्वर्शन और रेसिमाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट होती, कभी उसको निकोल प्रिज्म के थ्रू हम पास करते हैं तो वो किसी एक एंगल के थ्रू रोटेट करती है। कभी कोई कंपाउंड किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी एंगल पे रोटेट करने की क्षमता रखता है तो वो उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और जिस एंगल से वो पोलराइज लाइट रोटेट होती है उसे हम मेजर किससे करते हैं? पोलैरीमीटर से। देखिए कभी वही लाइट, हम यहाँ से कंसेप्ट आता है, पहली लाइट कभी कभी जो लाइट होती है उसका जो रोटेशन का जो भी डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज हुआ तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्रीक में उसका मतलब होता है राइट रोटेटिंग। वही बात इसको डी फॉर्म भी कहा जाता है। अब वही बात इसको हम प्लस साइन से, ब्रैकेट में प्लस साइन से इसको डिनोट करते हैं। वही बात कभी यही लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट कभी किसी कंपाउंड से लेफ्ट साइड में रोटेट करती तो उसे हम लीवो रोटेटरी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, या इसे एल फॉर्म कहते हैं, और नेगेटिव, ब्रैकेट में नेगेटिव साइन से हम डिनोट करते हैं। और जो ऑप्टिकल आइसोमर, जो कि देखिए एक्टिव, जैसे भी जो भी कंपाउंड होते हैं, देखिए जो कंपाउंड प्लस और माइनस होते हैं, यानी यहाँ पे डी और एल कंपाउंड्स होते हैं, जो आइसोमर्स होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं और उस फिनोमेना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब यही दूसरा है मोलिकुलर असिमेट्री, कायरेलिटी या इनेंशियोमर क्या होते हैं ये हम समझेंगे। देखिए स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स अराउंड ए सेंट्रल कार्बन इन टेट्राहेड्रल इस टेट्राहेड्रल, यानी किसी भी कार्बन के अराउंड 4 ग्रुप का जो सेंट्रल एटम, जैसे सेंट्रल यहाँ पे कार्बन एटम है उसके आसपास कभी कोई 4 ग्रुप जुड़े हैं तो वो टेट्राहेड्रल शेप में जुड़े हैं। और यदि सारे सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो भी कार्बन से जुड़े ग्रुप्स है वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द कार्बन आर डिफरेंट, सारे डिफरेंट है, तो जो मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से सुपर इम्पोज नहीं होगी, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ओवरलैप नहीं होती है तो उस मॉलिक्यूल में असिमेट्री है, यानी उसमें सिमेट्री नहीं है, और ऐसे कार्बन को हम यहाँ पे कायरल कार्बन कहते हैं। मान लीजिए आपका जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है, कभी उनको एक ही प्लेन में हम उनको मूव करते हैं तो वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते, और उनकी जो इमेजेस होती है वो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस। और ऐसे पेयर को हम कायरल पेयर कहते हैं या कायरल कहते हैं। ऐसे जैसे भी हमारे हाथ है उनको कायरल कहा गया। हाँ देखिए जो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड जिनकी भी सुपर इम्पोजिबल जो इमेज होती है वो नहीं, मतलब उनकी सुपर इम्पोजिबल इमेजेस नहीं हुई तो उन्हें हम एक कायरल, मतलब जो भी मॉलिक्यूल जिनकी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, उन्हें कायरल कहते हैं। वहीं पे जो भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ऑप्टिकली एक्टिव तो होते हैं बट उनकी जो मिरर इमेजेस है वो
सुपर इम्पॉसिबल है तो उन्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स कहा जाता है। अब यही बात करते हैं जब भी देखिए प्रोपेन टू ऑल में देखिए कोई भी देखिए यहाँ पे कोई भी असिमेट्रिक आयरन है, यानी यहाँ इसमें क्या होता है कि इसमें एक भी कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी 4 ग्रुप जो अटैच होते हैं कार्बन टेट्राहेड्रल से वो डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे CH3 सेम हो गई, इसके कारण ये जो प्रोपेन टू ऑल है वो एक आयरल हो गया। वहीं बात हम कर लेते हैं, देखिए जो ब्यूटेन टू ऑल है उसमें 4 कार्बन जो भी कार्बन से जुड़े 4 ग्रुप है वो अलग है, डिफरेंट है, इसलिए उन कंपाउंड्स को हम कायरल कंपाउंड्स कहते हैं। कायरल इसको इस प्रोपेन टू ऑल को हम या ब्यूटेन टू ऑल को हम कार्बन के कायरल कहते हैं। अब यही बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर। देखिए द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनेंशियोमर। यानी वो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की से जुड़े होते हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय एज दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, यानी दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम इनेंशियोमर कहते हैं। इनेंशियोमर एक्चुअली आइडेंटिकल होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब सेम होते हैं, बट उनका जो भी रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट होती है, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज, वो वहाँ पे ये चेंज करते हैं। यानी एक कोई एक डेस्टोरेटरी हो सकता है तो दूसरा लिवोरेटरी। अब देखिए ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 2 इनेंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव जीरो ऑप्टिकल इमेज। यानी कोई भी कंपाउंड्स एक मिक्सचर होगा, कभी उसमें 2 इनेंशियोमर हो गए तो उनका जो भी कभी दोनों इक्वल कंपोजिशन में, यानी जो भी इनेंशियोमर है वो दोनों इक्वल कंपोजिशन में, तो उनका जो नेट रोटेशन है ऑप्टिकल रोटेशन वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को वो जो भी आइसोमर है वो अपने एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं वहाँ पे, तो इसके कारण जो भी मिक्सचर फॉर्म होता है ऐसे मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। इसको हम DL प्रीफिक्स लगता है या प्लस ब्रैकेट में प्लस माइनस एक साथ लग जाता है, जैसे प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। और जो प्रोसेस जिसमें क्या होता है इनेंशियोमर रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे रेसिमाइजेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखिए रिटेंशन आता है। देखिए द रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का ही कन्फिगरेशन सेम आया तब उस कंडीशन को हम रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए -2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल और +1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इन दोनों में क्या होता है कन्फिगरेशन तो सेम होगा, बट एक और बात आपको ध्यान रख लीजिए। देखिए कन्फिगरेशन तो सेम है बट जो ऑप्टिकल रोटेशन है, जो साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन वो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में, वो हो सकता है। इसके कारण जो भी सेम कन्फिगरेशन, जो भी कंपाउंड जिनका कन्फिगरेशन सेम होता है एसिमेट्रिक सेंटर पे, एसिमेट्रिक सेंटर उनका कन्फिगरेशन सेम होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनका जो रोटेशन का जो ऑप्टिकल रोटेशन का जो साइन है वो भी सेम हो, वहाँ पे चेंज हो जाता है, यानी ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है। अब यहाँ इन्वर्सन, रिटेंशन या रेसिमाइजेशन को समझते हैं। देखिए कभी जैसे ये डायग्राम दे रहा, इस डायग्राम में देखिए कोई भी एक एक्स कंपाउंडिंग एक एक्स कंटेनिंग कंपाउंड है जो एज ए रिएक्टेंट काम करेगा, और बाकी B और A+B ये प्रोडक्ट की तरह है। कभी ओनली ए कंपाउंड ऑप्टेन होता है, ओनली ए जो ए कंपाउंड वो ऑप्टेन होता है, तो इसे रिटेंशन कहता है क्योंकि यहाँ पे कन्फिग्रेशन सेम रहा प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। वहीं हम B की बात कर ले तो इसे इन्वर्सन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उन दोनों में जो कन्फिग्रेशन का डिफरेंस है वहाँ पे कन्फिग्रेशन उल्टा हो गया एक्चुअली। और वहीं कभी हम 50% ऑफ A और B प्रेजेंट है तो वहाँ पर रेसिमाइजेशन, ये ऐसी प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे रेसिमाइजेशन होता है और जो कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब यही बात कर लेते हैं। देखिए अब हम जैसे हमने SN1 SN2 रिएक्शन समझ लिया, अब उसे हम देखिए एक अलग लुक से एक फ्रेश लुक से हम SN1 और SN2 रिएक्शन को समझते हैं। देखिए SN2 रिएक्शन में इन्वर्टेंट कन्फिग्रेशन होगा, यानी जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाता है। अब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या होता है एक्चुअली SN2 रिएक्शन में। वहीं ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड जिनमें SN1 रिएक्शन हो उसमें क्या होता है, उनमें रेसिमाइजेशन होता है, यानी जो अटैक ऑफ न्यूक्लियर है वो एक्चुअली किसी भी दोनों ही डायरेक्शन आइदर किसी भी साइड से वो अटैक कर सकता है, यानी द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में बी अकम्प्लाइज्ड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द प्लेन ऑफ कार्बोकेटाइन रिजल्टिंग इन अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा जिनका कन्फिग्रेशन सेम होगा।
और कन्फिग्रेशन सेम कन्फिग्रेशन अटैचिंग ऑन सेम पोजीशन, एक ही पोजीशन पे कन्फिग्रेशन सेम होगा, जैसे +2 ब्यूटेन 2 ऑल और -2 ब्यूटेन 2 ऑल। यानी यहाँ पे देखिए रोटेशन डी और एल फॉर्म हो सकता है चेंज, बट यहाँ पे जो भी कन्फिग्रेशन होगा वो सेम होगा। अब यही एग्जांपल है जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यहाँ से अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तब तक के लिए ये वीडियो आज के लिए समाप्त होता है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।